ওখমর রায়জ কেনে আছে ভালো ভালো আপোনালোকো লৈ মোৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ। बहनों भाइयों, असमिया तो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन यदि कोई असमिया बोलता है तो थोड़ा थोड़ा मैं समझता हूं। जहां तक असम का प्रश्न है, यह असम आदिशक्ति मां कामाख्या की धरती है। मेरे बहनों भाइयों, यह श्रीमंत शंकरदेव की भूमि है। असम की यह धरती ब्रह्मपुत्र की पावन धारा से यह सिंचित है। असम की धरती संस्कृति और प्रकृति दोनों से समृद्ध है, ऐसा मैं मानता हूं। और यह पूछे मुझसे कोई कि यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कि असम की चाय की खुशबू भारत के किसी भी कोने में देखी जा सकती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में भी असम के चाय की खुशबू देखने को मिलती है। असम का जहाँ तक प्रश्न है, यह साहस की धरती है, यह स्वाभिमान की धरती है, यह महानायक लचित बरफुकन की धरती है। यहाँ के वीरों ने हमेशा भारत की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। एक ऐसी महान धरती है। बहनों भाइयों, आज यात उपस्थित होई मोई बोर आनंदिता होइसु। और आप सभी का उत्साह, आप सभी का जज्बा, आप सभी का जोश देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया हूं। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जीतने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। असम के लोगों ने मन बना लिया है, आको ए बार बीजेपी सरकार। मेरे बहनों भाइयों, भाजपा की प्रतिज्ञा है, भाजपा का संकल्प है कि हर कीमत पर असम की संस्कृति और पहचान यह सुरक्षित रहनी चाहिए और असम के लोगों का सम्मान हो, यहाँ का विकास हो। और इसी संकल्प के साथ आज डबल इंजन की सरकार हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में असम में काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में इस असम में बनी है, बहनों भाइयों, भारत के अंदर असम को एक नई पहचान मिली है। आपने महसूस किया कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। अब इसकी बात भारत में कहीं नहीं होती है। दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, अब कोई भूखमरी की बात नहीं करता, बहुत गंभीर गरीबी की भी असम में कोई बात नहीं करता, अब कोई उग्रवाद की भी बात नहीं करता। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। कांग्रेस की सरकारों के बारे में आप जानते हैं, बॉर्डर एरिया के जो गांव होते थे उनको यह कहते थे यह अंतिम गांव है, यह हमारे देश के अंतिम गांव हैं। लेकिन हम लोगों की सोच देखिए, हम लोगों ने कहा कि बॉर्डर के पास रहने वाले गांव यह हमारे भारत के अंतिम गांव नहीं हो सकते, यह भारत के पहले गांव हैं। मेरे बहनों भाइयों, पहले गांव हैं। इसलिए विकास का जब प्रश्न आता है तो बॉर्डर की सीमा पर रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और असम की उपेक्षा का जहां तक प्रश्न है, भारत की आज़ादी के साथ ही मैं मानता हूं असम की भी उपेक्षा जिन सरकारों ने काम किया आज के 10 साल पहले उन्होंने बराबर की। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1953 में
जब असम की धरती से तेल निकला तो असम वासियों को यह उम्मीद थी कि अब इससे असम में नया रोजगार पैदा होगा, असम धनवान राज्य बन जाएगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, कांग्रेस की सरकारों ने असम वासियों के इस हक को मारा है। यहां रिफाइनरी तक नहीं लगने दी। लगातार और संघर्ष के बाद 1961 में जाकर 1961 में जाकर एक रिफाइनरी मिली, लेकिन बहनों भाइयों तब तक काफी देर हो चुकी थी। और बहनों भाइयों, असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई दिशा और नई ऊर्जा देने का काम पहली बार किसी ने गंभीरता से किया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के विकास के लिए, आपको जानकारी होगी, पहली बार आजाद भारत में नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाने का काम किसी ने किया तो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, ताकि इस असम का तेजी के साथ विकास हो सके। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास का जब प्रश्न आता है, सर्वाधिक प्राथमिकता यदि किसी को दी है तो बहनों भाइयों नॉर्थ ईस्ट को दी है। और हर मंत्री को उन्होंने आदेश दे रखा है कि आप लोगों को प्रतिवर्ष हर मंत्री को नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 3-4 दौरे प्रतिवर्ष उनके लगने चाहिए और वहां पर जाकर अपने विकास के कार्यों की वह समीक्षा करें और देखें कि नॉर्थ ईस्ट में विकास के मामले में कहीं पर कोई लापरवाही तो नहीं हो रही है। और आज आप स्वयं महसूस करते हैं तो आज नॉर्थ ईस्ट की भारत के किसी कोने में बात होती है तो पिछड़ेपन की बात नहीं होती है, उग्रवाद की बात नहीं होती है, लूट खसोट की बात नहीं होती है। आज यदि नॉर्थ ईस्ट की बात होती है तो विकास की बात होती है, बात होती है तो कनेक्टिविटी की बात होती है, अष्टलक्ष्मी की बात होती है, यहां की क्षमता के बारे में बात होती है, यहां की प्रोग्रेस के बारे में बात होती है और यहां की प्रॉस्पेरिटी यानी यहां की संपन्नता के बारे में सारे भारत में बात होती है। बहनों भाइयों, यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। और पिछले 11 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपको जानकारी होगी, 30 बार असम आए हैं। पिछले 12 वर्षों में 30 बार आए हैं। और आपने देखा होगा कांग्रेस की हुकूमत में 5-5 वर्ष गुजर जाते थे, शायद 2-3 बार पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई आने का नाम नहीं लेता था। वह मानते थे कि असम, ये नॉर्थ ईस्ट का कोई बहुत महत्व नहीं है, वहां विकास नहीं होगा तब भी काम चलेगा। लेकिन आज हम कहते हैं असम यह देश की मुख्य धारा में है। यह है उनमें और हमारी सोच में सबसे बड़ा अंतर। आज असम के बारे में कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, असम एक नए आत्मविश्वास के साथ अपने कदम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। असम विकास का केंद्र बन गया है। और यदि मैं कहूं कि असम आज पूरे पूर्वोत्तर के विकास का एक इंजन बनकर खड़ा हुआ है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास का इंजन बन गया है असम। और हम मानते हैं कि जब असम आगे बढ़ेगा तब पूरे हिंदुस्तान के विकास की रफ्तार को एक गति मिलेगी। जब असम का विकास होगा तभी जाकर भारत का भी पूरा विकास हो सकता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के विकास और नॉर्थ ईस्ट के विकास को विशेष प्राथमिकता दी। और मेरे बहनों भाइयों, पिछले 10 सालों में भाजपा के शासन में असम की अर्थव्यवस्था यानी धन दौलत के मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा, 10 सालों में, 10 साल के पहले जितनी यहां धन दौलत थी, जो इकॉनमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसका जो आकार था, आज यह बढ़कर पिछले 10 सालों में भाजपा के शासनकाल में पहले से 3 गुना हो गया है। शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य का नहीं हुआ है। और हमारे हेमंतो विश्व शर्मा ने जो कमाल कर रखा है, और आपको शायद जानकारी है कि नहीं, भारत के अंदर सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कोई बन गई है तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा यह असम बन गया है। मेरे बहनों भाइयों, ये आप सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं,
आप यह समझेंगे कि मैं पार्टी का हूं, इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति जो भाषण देने के लिए खड़ा होता है अपने पार्टी की वाहवाही करता है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कर रही है। पिछले 5 वर्षों में यानी 2020 से लेकर 2025 के बीच असम की अर्थव्यवस्था 45% की गति से तेजी के साथ आगे बढ़ी है, 45%। और बहनों भाइयों, कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि असम की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, उसका राज क्या है, वह रहस्य क्या है, इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप ये कहें तो मैं इसका रहस्य बतला दूं, क्यों यहां की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है, इसके पीछे भाजपा सरकार की नीति सही है, भाजपा सरकार की नीयत सही है, और असम के लोगों, आप लोगों की मेहनत और परिश्रम का यह नतीजा है कि आज असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मेरे बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने असम के लोगों के लिए जमकर काम किया है। आज जब सरकार की सही नीति और नीयत के साथ असम के लोगों के मेहनत को एक नई ऊर्जा मिली है, तो स्वाभाविक है कि असम के विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। यहां उद्योग बढ़ा है, यहां निवेश बढ़े हैं और तेजी से बुनियादी ढांचों का विकास हो रहा है। आपने भी महसूस किया होगा आज के 10 साल पहले किस प्रकार की सड़कें असम में हुआ करती थी, लेकिन यहां पर भाजपा की सरकार आने के बाद और केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद कितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचों का विकास हुआ है। मेरे बहनों भाइयों, असम ने 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग $150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। $150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस असम के लोग मेहनत कश होते हैं, जिस असम के लोग बुद्धिमान होते हैं, निश्चित रूप से असम का यह लक्ष्य हासिल होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही 10-15 साल पहले लोगों ने न समझा हो, लेकिन अब समझ चुके हैं लोग कि सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि कोई राजनीतिक पार्टी ऊंचा कर सकती है तो जनता के सहयोग से केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, आज के कुछ वर्षों पहले, बहुत पहले, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती थी। भारत को जितनी गंभीरता पूर्वक सारी दुनिया को लेना चाहिए, लोग नहीं लेते थे। लेकिन जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, बहनों भाइयों, आपके यहां से भी जो लोग विदेश गए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। मैं कभी जनता की आंखों में धूल झोंक कर हमने राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, आज के 12, 14, 15 साल पहले कोई गया होगा, आज गया होगा तो महसूस कर रहा होगा भारत का कद, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वह इंडस्ट्री का हो, असम हर क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि कर रहा है। यहां एम्स और IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने, क्या ऐसी कोई सरकार आ जाएगी कि यह सब सारे बड़े बड़े संस्थान यहां पर बनाएगी। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने 2035 तक असम के कई हजार स्कूलों को आधुनिक ड्रीम हब में विकसित करने का निर्णय ले लिया है।
और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपके बच्चों को पहले से और बेहतर शिक्षा यहां मिलेगी, इसी असम की धरती पर मिलेगी। दुनिया के दूसरे देश में आपको नहीं जाना पड़ेगा। विकास किसे कहते हैं, इसे देखना हो तो मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूं। यहां पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे और 10 वर्षों के अंदर अब ये बनकर 14 बन चुके हैं। और आपको जानकर खुशी हो गई, 14 बन गए, 14 बन गए, 10 और बनने वाले हैं। असम के हेल्थ बजट, स्वास्थ्य बजट का जहां तक प्रश्न है, पहले केवल 4,000 करोड़ रुपया 10 साल के पहले हुआ करता था। मेरे बहन भाइयों, अब वह बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। चाहे असम के लोगों की शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हम लोग ऐसे हालात बना देंगे कि चिकित्सा के लिए भी और शिक्षा के लिए भी असम के हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम में सारी सुविधाएं मिलेंगी। और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, और असम में हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में यहां के किसानों के हितों को भी सर्वोपरि रखा है और लगातार किसानों के लिए हमारी सरकार यहां काम कर रही है। पिछले वर्ष असम के नामरूप में प्रधानमंत्री जी ने यूरिया का प्लांट लगाया। यूरिया के प्लांट की फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखी। यहां पर लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह आधुनिक प्लांट, मैं समझता हूं कि असम के किसानों को एक नई ताकत देगा बहनों भाइयों। और हर साल 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का उत्पादन असम वासियों के द्वारा असम की धरती पर होगा। स्वाभाविक है, किसानों को खाद की कमी नहीं रहेगी, निरंतर खाद की सप्लाई सुनिश्चित हो सकेगी। रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर भी मिलेंगे। बहनों भाइयों, हमने असम की कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया है। रेलवे बजट में केवल 2009 से 2014 5 वर्षों के अंदर ही 4 गुना की वृद्धि की है। और इस समय हमारा असम का रेलवे बजट 1,000-2,000 करोड़ नहीं है मेरे बहनों भाइयों, वह 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 10,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और आपको जानकारी है, गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने यात्रा का समय काफी कम कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, नॉर्थ ईस्ट को शिलांग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर भी मिलने वाला है, मैं आज आपको बतलाकर जाना चाहता हूं। और यह नॉर्थ ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। यानी आपकी गाड़ियां 40-50 आपकी गाड़ियां चलेंगी तो 100 और 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी। असम में 2014 तक मेरे बहनों भाइयों केवल 7 रूट्स पर यहां फ्लाइट्स चलती थी, हवाई जहाज, केवल 7 रूट्स पर। और आपको जानकर खुशी होगी कि अब करीब करीब यहां 7 रूट्स पर केवल हवाई जहाज चलती थी, अब 30 रूट पर चलेगी, यानी 30 रूट्स पर हवाई जहाज जुड़ेंगे। और अब हवाई जहाज से भी यात्रा कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। आज दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज यमवी गंगा विलास पूरे नॉर्थ ईस्ट को अंतर्राष्ट्रीय पर क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला रहा है। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग आकर यहां पर क्रूज पर्यटन करेंगे, क्रूज पर्यटन करेंगे। बहनों भाइयों, जितना बन सका है, इस बीच हमारी डबल इंजन की सरकार ने यहां काम करने की कोशिश की है। यहां नदियों पर पुलों की जरूरत थी और आपको मालूम होगा कि लगभग 60-65 वर्षों में यहां पर केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने यहां पर 4 और नए मेगा ब्रिज बनवाए, 4 नए मेगा ब्रिज बनवाए हैं। आज बोगीबिल और ढोला सादिया जैसे विशाल पुलों ने असम की कनेक्टिविटी को एक नई ताकत दी है। मेरे बहनों भाइयों, एक समय था कि जब असम गलत कारणों से खबरों में रहता था। जानते हैं क्या गलत कारण है?
किन कारणों से गलत खबरों में असम रहता था। यहां बराबर धमाके, फला जगह धमाका हो गया, फला जगह बम फूट गया, फला जगह हत्या हो गई, यही सब सारी चीजें अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती थी। किडनैपिंग यहां पहले आपको जानकारी होगी आम बात हो गई थी, लेकिन अब असम वैसा नहीं रहा। अब यहां के लोग त्योहार भी पहले डर के साए में मनाते थे, लेकिन आज डर का माहौल असम के अंदर नहीं रहा बहनों भाइयों। और जो भी डर पैदा करने की कोशिश करेगा उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी बहनों भाइयों। आपको इस बात की जानकारी होगी कि वर्ष 2004 में असम के धेमाजी में स्वतंत्रता दिवस के दौरान में हुए बम धमाके को आज भी लोग भूल नहीं पाए। आप जानते होंगे, सोचिए, जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न आ रहा था, उसी दिन असम में मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। आपको वर्ष 2008 की वह घटना की याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा गुवाहाटी धमाकों से गूंज उठा था और इन घटनाओं ने असम के लोगों की जिंदगी को असुरक्षा से और भय से, डर से भर दिया था। मेरे बहनों भाइयों, असम में 2001 से लेकर 2015 के बीच हर साल, 2001 से लेकर 2015 के बीच असम में हर साल 313 उग्रवादी घटनाएं होती थी। मैं अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई बात यदि गलत हो वह अखबार के पन्नों पर लिख दें, क्योंकि जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति की है बहनों भाइयों। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं। उस समय 2001 से लेकर 2015 तक इस असम में कांग्रेस का राज था, लेकिन आज असम बदल रहा है। आज असम में शांति है, विश्वास है और विकास के रास्ते पर हमारा असम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जो राज्य कभी उग्रवाद की सुर्खियों में रहता था, आज वह राज्य यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट करा रहा है। यानी भारत और दुनिया के देशों से लोगों को बुलाकर मीटिंग कर रहा है, सम्मेलन कर रहा है यह असम, और कहता आओ यहां पर अपनी पूंजी लगाओ, हम तुमको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। और बहनों भाइयों, मैं अपने मुख्यमंत्री यहां के हेमंत बिश्व शर्मा को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं, मैं जानता हूं कैसे काम होता है। हेमंत बिश्व शर्मा ने करिश्मा किया है बहनों भाइयों, और यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हैं तो हाथ उठाकर एक बार हेमंत बिश्व शर्मा को अपना आशीर्वाद दे दिए, तालियां बजाकर मेरे बहन भाई। गजब का विकास, माने कोई कल्पना नहीं करता था कि इतने कम समय में यह विकास होगा। मोदी सरकार में चाहे आतंकवाद हो, चाहे नक्सलवाद हो और उग्रवाद, अब यह समाप्ति की ओर है मेरे बहनों भाइयों। 7,500 से अधिक उग्रवादियों ने हथियार छोड़कर, 7,500 से ज्यादा उग्रवादियों ने हथियार छोड़कर वह मुख्य धारा में उन्होंने अपनी वापसी की है। यह दिखाता है कि यदि नीतियां सही हों और स्ट्रांग विल पावर हो, मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो क्या नहीं किया जा सकता, सब कुछ हो सकता है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता हमेशा से असम के प्रति संदेह की रही है, और केवल संदेह ही नहीं बल्कि असम के प्रति उपेक्षा की रहती है। और जब हम विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग उस समय जब हम विकास की बात करते थे भाजपा की सरकारें आने के बाद, तो लोग मजाक उड़ाते थे, अरे हम इतने दिनों में नहीं कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे। लेकिन करके हम लोगों ने दिखाई है। अब बहनों भाइयों, इस समय सेमीकंडक्टर की परियोजना यहां लगने जा रही है। इससे यहां के नौजवानों को स्वाभाविक है एक नया अवसर मिलेगा और असम औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब होगा, मेरा पक्का विश्वास है। लेकिन आज असम तेजी से आगे बढ़ रहा है मेरे बहनों भाइयों। जब यहाँ उद्योग आ रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है, कांग्रेस के नेता कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ की स्किल्स और इनोवेशन का, स्किल और इनोवेशन माने कौशल और इनोवेशन, माने नएपन लाने की जिसे बात करते हैं,
इन दोनों का इकोसिस्टम है ही नहीं। आप असम और नॉर्थ ईस्ट में करके क्या करेंगे? कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। आप ये कहेंगे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस के जो अखिल भारतीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के एक लड़के हैं प्रियांक खरगे। प्रियांक खरगे उन्हीं के लड़के हैं। उन्होंने जो अंग्रेजी में कहा था, कर्नाटक के रहने वाले हैं, मैं अंग्रेजी ही आपको बता देता हूं, कुछ लोग अंग्रेजी समझेंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा, वाई आर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज गोइंग टू असम एंड गुजरात। यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज असम और गुजरात क्यों जा रही हैं? व्हाट इज देयर इन असम, व्हाट इज देयर इन गुजरात, इज देयर एनी टैलेंट? गुजरात में है क्या, गुजरात में असम में है क्या? क्या वहां टैलेंट है, क्या वहां प्रतिभा है? क्यों यह सब सारी इंडस्ट्रीज वहां पर जा रही हैं? क्या बहनों भाइयों, आपको नहीं लगता है कि असम के नौजवानों का यह अपमान है? यह ऑन रिकॉर्ड है। क्या यह असम के नौजवानों को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं है? क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के टैलेंट, प्रतिभा पर यह सवालिया निशान लगाने की उनकी तरफ से कोशिश नहीं की जा रही है? और बहनों भाइयों, ठेठ भाषा में यदि कहना हो, मैं कहूंगा कि यह कहकर कांग्रेस ने यहां की क्षमता, यहां के नौजवानों की क्षमता, यहां के नौजवानों की प्रतिभा, यहां के नौजवानों की कैपेबिलिटी और टैलेंट को एक प्रकार से उन्होंने अब्यूज किया है, गाली देने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं बहनों भाइयों, इस चुनाव में उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। फिर से यही अपील करने के लिए आप सबके बीच आया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रश्न है, हम लोगों ने बराबर इस क्षेत्र के विकास की चिंता की है। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मैं इन विशेष रूप से इन कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि असम के व्यक्ति में परिश्रम करने की क्षमता है और उनके अंदर टैलेंट है। समझने की कोशिश करो। लेकिन कांग्रेस के दोस्त इसके लिए तैयार नहीं थे। अब शायद देख रहे हैं, तब शायद अब समझ में कभी आ जाए। आप इनके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते मेरे कांग्रेस के दोस्तों। यदि हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम शांत तो रहिए। लेकिन वो शांत भी नहीं रहते। कांग्रेस के लोगों को असम की कभी नहीं चिंता रही है। कांग्रेस के लोग असम में उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बताना चाहते हैं जिनसे इनका वोट बैंक बढ़े। बहनों भाई, वोट के लिए बांग्लादेशियों को लाकर यहां अवैध तरीके से बसाया जा रहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का मानना है राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इनको समझाइए, इनको पढ़ाइए। इन लोगों की ऐसी हालत हो गई है, ये लोग अपनी मीटिंग्स में भारत के राष्ट्रगान की जगह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बजाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में खुलेआम बांग्लादेश का राष्ट्रगान बजाया गया। क्या हमारे असम और नॉर्थ ईस्ट के भाइयों के स्वाभिमान को यह चुनौती नहीं है? और यही कांग्रेस की वह मानसिकता है मेरे बहनों भाइयों, जिसने बराबर असम के लोगों को, असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बराबर संरक्षण देने का काम किया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपने देखा होगा बहनों भाइयों, आपने सरकार बनाई थी, फिर से हमारी सरकार बनाइए, कोई अवैध घुसपैठिया असम के अंदर नहीं रहने पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बहुत बड़े विद्वान माने जाने विद्वान हैं, उनका नाम वेरियर इल्विन है। उन्होंने कहा था कि कई देशों की यात्रा करने के बाद भी असम के लोगों ने, उन्होंने कहा, बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है वेरियर एल्विन, इसको दिखवा लीजिएगा। उन्होंने कहा, हमने बहुत देशों की यात्रा की है, बहुत राज्यों में गया हूं, लेकिन जैसी शिष्टता और जैसी नम्रता
की भावना मैंने असम के लोगों में देखी है, वो हमको कहीं भी देखने को नहीं मिली बहनों भाइयों। ये उन्होंने कहा है। अतिथि का सत्कार, यानी मेहमानों का सत्कार, सादगी और अपनापन, यह असम की पहचान है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह वेरियर एलविन ने कहा। आप कभी चले जाइएगा, इंटरनेट पर निकाल कर देख लीजिएगा। असम ने बराबर खुले दिल से आने वालों का सत्कार किया है बहनों भाइयों। लेकिन दुर्भाग्य से असम की इस सादगी का, असम के लोगों के इस भोलेपन का बराबर लोगों ने दुरुपयोग किया है और वोट बैंक की राजनीति करने के लिए घुसपैठियों को लाकर यहां पर बसा दिया है। पूरे प्रदेश की जनसंख्या का संतुलन ही बिगाड़ दिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 में पूर्व चुनाव आयुक्त यशस ब्रह्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि असम के 15 जिलों में अवैध घुसपैठी का प्रभाव यह बढ़ चुका है और यह असम के निवासियों के अस्तित्व के लिए भी संकट है और असम के निवासियों के अधिकार के लिए भी संकट है। यह बात उन्होंने कही थी। अब आप कल्पना कीजिए, जब किसी राज्य की जनसंख्या का संतुलन या डेमोक्रेसी बदल दी जाए तो स्वाभाविक है उसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, उसकी जमीन चली जाएगी, उसकी पहचान समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो कुछ भी यह लोग करते थे बहनों भाइयों, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए लोग करते थे और वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने अपनी सारी मर्यादा की सीमाएं तोड़ दी। यहां तक कि श्रीमंत शंकर देव जी का जन्म स्थान नौगांव भी बरसों तक घुसपैठियों के कब्जे में रहा। पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, लेकिन मैं हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री को। करिश्मा किया है, उन्हें आज असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से उन्होंने मुक्त करा लिया है, उसे छुड़ा लिया है। जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वह जमीन वापस ली है हमारी यहां की असम की सरकार ने। अब वहां विकास का काम तेजी के साथ हो रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। श्रीमंत शंकर देव जी के जन्म स्थान को भी घुसपैठियों से मुक्त कराकर विश्वविख्यात श्रीमंत शंकर देव जी के स्थल के रूप में उसे विकसित किया गया है। यह हमारी सरकार ने किया है। और मेरे बहनों भाइयों, वह सब जो हुआ है भाजपा, एनडीए और हमारे डायनेमिक चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा की कामों के कारण हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा का नाम ही काफी है। मैं सोच रहा था हेमंत विश्व शर्मा के अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा। ह है, ब है, हेमंतों से ह, विश्व से ब, स से शर्मा। ह का मतलब हिम्मत, ब का मतलब विश्वास और विकास और स का मतलब सुरक्षा। यह तीनों जो कर सके उसी का नाम हेमंत विश्व शर्मा। और बहनों भाइयों, आप लोग सुना है कि बड़े प्यार से हेमंता जी को मामा कहकर बुलाते हैं। कितना प्यार दिया है आप लोगों ने यहां के मुख्यमंत्री को। और बहनों भाइयों, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। आपको याद होगा कि वर्षों तक कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट चुकी थीं। यहां तक कि बिना चाय पानी के कोई काम नहीं होता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आता है, आपको काम लेना होता है तो आप चाय पानी पिलाते हैं कि नहीं? अब तो कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, घूस देने की जरूरत पड़ती है? खत्म हो गया। अब होगा भी तो कहीं छिटपुट कहीं पर होगा, चोरी छिपे कोई कर लेता होगा। लेकिन एक बार और हम लोगों के हाथों को मजबूत करिए बहनों भाइयों, कोई जुर्रत नहीं कर पाएगा आपसे पैसा लेने की, काम कराने के लिए। मेरे बहनों भाइयों, असम की चाय और चाय बागानों में काम करने वाले लोगों की भी बराबर कांग्रेस की सरकारों ने यहां पर उपेक्षा की है। चाय बागान के श्रमिकों को बराबर उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है। कई वर्षों तक टी गार्डन से जुड़े परिवारों के पास अपनी जमीन के कानूनी दस्तावेज नहीं थे। इस काम को भी यदि किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और हमारी सरकार ने टी गार्डन से जुड़े परिवारों के साथ इंसाफ किया है, न्याय किया है।
अभी इन परिवारों को अपनी जमीन वापस मिल रही है और पक्के घर मकान मिलने का भी रास्ता तेजी से साफ हो रहा है। और बहनों भाइयों, हमारे टी गार्डन के रहने वाले बहने भाइयों को केवल जमीन नहीं मिल रही है, बल्कि सुरक्षा भी मिल रही है, सम्मान भी मिल रहा है और गरिमा भी मिल रही है। और मेरे बहनों भाइयों, आज बगानों में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। पहली बार यह असम के इतिहास में हो रहा है। और असम सरकार चाय बगानों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए मॉडल टी गार्डन स्कूल खोले जा रहे हैं और हमने टी ट्राइब के नौजवानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। बहनों भाई, असम का जहां तक सवाल है, दुनिया भर में मूंगा और एरी सिल्क के लिए भी असम सारी दुनिया में जाना जाता है। महात्मा गांधी जी ने असम के बारे में क्या कहा था आपको मालूम नहीं होगी, इसकी जानकारी नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम के बारे में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि असम की महिलाएं अपने करघों पर अपने करघों पर कविता बुनती हैं। असम की महिलाएं अपने करघों पर कविताएं बुनती हैं। यह महात्मा गांधी ने कहा था। माने यहां की कला की इतनी प्रशंसा उन्होंने की। और आज हमारी सरकार सिल्क उद्योग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रही है मेरे बहनों भाई। और हमने सिल्क इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे उत्पादक को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं, बुनियादी ढांचों का हम तेजी के साथ विकास कर रहे हैं, बुनकरों के लिए कौशल विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं और गुवाहाटी में गोल्डन सिल्क पार्क एंड ट्रेड सेंटर की भी हम लोगों ने शुरुआत की है। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं मेरे बहनों भाइयों। और मैं आज आपको यह बतलाना चाहता हूं, जहां कांग्रेस ने असम और असम के भाषा की उपेक्षा की है, बराबर हम लोगों ने यहां की संस्कृति को, यहां की पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव दी है मेरे बहनों भाइयों। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2003 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का काम किया था। पहली बार जी किसी ने किया था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में असमिया भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं दिल खोलकर मिलना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है, इतने बड़ी संख्या में धैर्य के साथ आप सब बैठे हुए हैं, बातें सुन रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि अब यहाँ पर एनडीए को असम में 2/3 बहुमत हासिल करने से दुनिया की अब कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि असम वासियों ने अपना मन बना लिया। हमारे दोनों प्रत्याशी कहाँ हैं? आइए नाम क्या होता है? पृथ्वीराज। हाँ, ये हमारे एक प्रत्याशी पृथ्वीराज जी। वैसे आपने देखा होगा नाम भी पृथ्वीराज, और परमात्मा ने दिल डौल से भी जरा ठीक ठाक बनाया है। यानी आज जरूरत पड़ी तो आपके लिए संघर्ष करने की कुवत हमारे पृथ्वीराज में है मेरे बहनों भाइयों। मैं कह सकता हूं तो यह ताकत है। इसलिए आप भारी मतों से विजय दिलाकर यहां पर हेमंतो विश्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए, यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की।